कम बैक टू यू माय यूट्यूब चैनल ओजस्वी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी गाइस और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है गाइस? आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं गाइस। टीजीटी पीजीटी के लिए बेसिकली मेरे प्रैक्टिस सेट हैं और अदर भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें जैसे कि DSSB हो गया, GIC हो गया, LT ग्रेड या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है, तो किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आपको फ़ायदेमंद रहेगा वीडियो। तो ये क्लास ज़रूर देखें आप, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और ताकि सारी वीडियोज़ जो है टाइमली आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है बीडीड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम। तो यहाँ पे देखिए बीडीड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, आपको देखते ही लग रहा होगा कि एलिट्रेशन है, बट गाइज यहाँ पे एलिट्रेशन नहीं, एलिट्रेशन भी है, मतलब एलिट्रेशन भी है लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अगर ऑप्शन में एलिट्रेशन दिया होता तो हम फर्स्ट उसी पे जाते, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों चीज़ें आपको वो दे देगा। तो यहाँ पर एलिट्रेशन नहीं है, यहाँ पर बात हो रही है, हम अगर देखेंगे तो सी ऑप्शन हमारा होगा, यानी पर्सोनिफिकेशन होगा इसमें। कैसे गाइज? यहाँ पे जो बी साउंड ये लाइन है बार बार में, इससे आपको एलिट्रेशन लग रहा है, तो एलिट्रेशन भी है इसमें, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि जो यहाँ पे जो ये बीडिड है, बीडिड बबल्स हैं, उनको विंकिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। तो गाइज विंकिंग करते हुए दिखाया जा रहा है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन, पर्सन की तरह यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है बीडिड बबल्स को, बीडिड बबल्स को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो गाइज ये तो सीधा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे और कोई सा नहीं है, एलिटरेशन है, तो ए ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट, अ सिटीजन ऑफ नॉ मीन सिटी, यहाँ पर बताना है कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सर्कमलोकेशन, लाइटोटीज, आयरन या फिर एपिग्राम। देखिए सर्कमलोकेशन में होता है बात को घुमाव फिरा कर कहा जाता है, सीधी बात नहीं कही जाती, उसके घुमाव फिरा करके बता दिया जाता है। लाइटोटीज होता है किसी भी बात को जो है डबल नेगेटिव होता है जहाँ पे, तो आयरनी होती है, और एपिग्राम होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है काफ़ी बच्चों को आपको पता होगा। तो देख लेते हैं कि यहाँ कौन सा ऑप्शन होगा। ये मैं ऐसे बता नहीं पाऊँगी आपको, मैं अलग अलग तरीके से अगर कोई वीडियो लाऊंगी फिगर्स ऑफ स्पीच की तो मैं उसमें आपको ये सारे, और मैंने डाले भी हुए हैं सारे के सारे फिगर ऑफ स्पीच जो है मैंने अपने उस पर पोस्ट किए हुए हैं, सॉरी अपलोड किए हुए हैं, तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका लाइटोटीज, क्योंकि यहाँ पर डबल नेगेटिव है। देखिए अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी, अ सिटीजन ऑफ नो मीन सिटी का मतलब नो मीन सिटी, तो यहाँ डबल नेगेटिव की बात हो रही है, तो ही वॉज नॉट अनफेमिलियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा। द फर्स्ट पास्टोरल रोमांस इन ट्रेजेडी, तो आपको बताना है कि ट्रेजेडी में पहला रोमांस कौन सा है, सबसे पहला रोमांस, फर्स्ट रोमांस क्या माना जाता है। द रोमांस ऑफ द रोज, सिडनीज अर्केडिया, द सेफर्डेस कैलेंडर, या फिर एज यू लाइक इट की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला सबसे बताना है गाइस, तो कौन सा होगा इसमें, तो सिडनीज अर्केडिया। ऑप्शन किस पे जाएंगे, ऑप्शन बी पे हम लोग जाएंगे, और सिडनी जो अर्केडिया है ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, कब आया था ये, 16th सेंचुरी में आया था जो सिडनीज अर्केडिया है। ओके, और उसका जो पूरा टाइटल है, फुल टाइटल है, वो है अर्केडिया द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स अर्केडिया, रिटन बाय सर फिलिप सिडनी। ओके, चलिए अब यहाँ कह रहा है कि ड्राइडन इन हिज एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी डजंट डिबेट ऑन। ड्राइडन जो है, जॉन ड्राइडन, इनका जो एक वर्क है एसे ऑन ड्रामेटिक पोइजी, तो ये इसमें किस चीज़ पे डिबेट नहीं करते हैं। द यूनिटीज़ ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, कैथारसिस एंड पोएटिक जस्टिस, थॉमस राइमर का है, रिजिड डिस्टिंक्शंस बिटवीन जॉनर्स, या फिर द यूज ऑफ राइम इन ड्रामा। तो यहाँ पे कौन सा होगा, तो गाइज बी ऑप्शन सही है, यानी कि कैथारसिस और पोएटिक जस्टिस के बारे में वो बात नहीं करता है, बाकी सभी चीज़ों के बारे में बात करता है इनमें से। अरेंज द फॉलोइंग, इनको आपको अरेंज करना है, इनमें बताना है कि इमेजिस्ट पोएट है, कैवेलियर है, मोमेंट है, पोएट से लेक पोएट से, तो कौन कब आया था, ये आपको यहाँ पर सीरीज बतानी है। तो देखिए कौन सा सबसे पहले लगा, कौन सा होना चाहिए गैस। सबसे बात करें तो कैवेलियर पोएट हमारा सबसे पहले आएगा। ठीक है, पहले नंबर पे हमारा कैवेलियर पोएट्स आ जाएगा। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इसके बाद लेक पोएट्स आए थे। ठीक है, डी दूसरे नंबर पे आ जाता है, लेक पोएट्स आए थे इसके बाद बात करें हम लोग तो कौन आए थे गाइज, थर्ड नंबर पे इमेजिस्ट माने जाते हैं, थर्ड नंबर पे
इमेजिस्ट माने जाएंगे, और अगर सबसे लास्ट में देखें तो मोमेंट पोएट्स माने जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन क्या क्या थे गाइस। देखिए इमेजिस्ट पोएट्स की बात करें तो इसमें इजरा पाउंड को नोटेड किया गया है सबसे फाउंडर के रूप में। इमेजिस्ट पोएट्स में इजरा पाउंड को माना गया है। 20th सेंचुरी में ये मूवमेंट आया था, और इनमें टी ह्यूम और भी काफ़ी सारे मिलते हैं आपका। टी ह्यूम और इजरा पाउंड जो है वो मेन है। सेकंड हम लोग देखें बी ऑप्शन पे, कैविलियर पोएट के बारे में बात करें तो ये आपको पता होगा कि 17th सेंचुरी में मिल्टन के टाइम पे, चार्ल्स फर्स्ट के टाइम पे थे, और इंग्लिश सिविल वार के दौरान। दूसरा देखें हम लोग तो मोमेंट पोएट की बात करें, मोमेंट पोएट कौन थे? द मोमेंट पोएट वॉज अ टर्म कॉइन इन 1954 में ये टर्म आई थी, किसके? जेडी स्कॉट के द्वारा। किसके द्वारा? जेडी स्कॉट के द्वारा आई थी। और इसमें जो फिलिप लार्किन है, किंग्सले एमिस हैं, और डोनाल्ड डेविड हैं, और जॉन वेन है, ठीक है। और लास्ट में लेक पोएट बचते हैं, वो आपको पता ही है कि कौन है, जो कोलरिज, वर्ड्सवर्थ और सदे। 19th सेंचुरी में जो लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे उन्हीं को कहा गया था लेक पोएट्स, ठीक है। सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं। Which among the following is a common convention of postmodern writing? Straightforward plots and realistic situations है, clear and void meaning है, a respect to previous style and convention है, या फिर metafiction and intertextuality है। क्या है गाइज इसका आंसर यहाँ पर? तो इसकी बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि मेटाफिक्शन एंड इंटरटेक्सचुअलिटी। क्या पूछा है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कॉमन कन्वेंशन ऑफ पोस्ट मॉडर्न की कॉमन कन्वेंशन के बारे में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट टिपिकली आर्ग्यूज। जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो टिपिकली किस चीज़ पे आर्ग्यू करते थे, ये बताना है आपको। तो गाइज इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि वो लोग ग्रैंड नैरेटिव्स आर यूजफुल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इस चीज़ पे वो लोग जो है वो डिबेट किया करते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ही वॉज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ही वॉज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन। इसमें यहाँ जो ये फ्लावर वर्ड है ये क्या है? तो गाइज देखें आप इसको अच्छे से और बताएं मुझे कि ये क्या है इसमें, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है गाइज। फ्लावर की हम लोग बात करें तो देखिए फ्लावर वैसे तो नाउन होता है, बट यहाँ पर देखें तो ये एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है, क्योंकि फ्लावर गार्डन, फ्लावर का गार्डन है ना, एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हो रहा है ये। नेक्स्ट देखिए, समबडी विल पे फॉर दिस, कोई इसके लिए पे कर देगा। तो इज एन एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या यहाँ पे कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड सब्जेक्ट है, सिंगुलर डेफिनिट प्रोनाउन है, या फिर प्लूरल इंडेफिनिट? गाइज प्लूरल इंडेफिनिट यहाँ पे माना जाएगा। कौन सा ऑप्शन माना जाएगा यहाँ पे इसका आंसर? यहाँ हम लोग बात करें तो इसमें हो जाएगा आपका गाइज सी ऑप्शन, सॉरी, हाँ प्लूरल नहीं, सिंगुलर हो जाएगा, है ना। सिंगुलर इंडेफिनिट होगा, क्योंकि समबड़ी, नोबड़ी ये सब सिंगुलर होते हैं लेकिन इंडेफिनिट होते हैं। तो सी ऑप्शन पे हम लोग जाएंगे। चलिए, नन ऑफ अस न्यू द वे, कोई भी हम में से जो है रास्ता नहीं जानता था। तो यहाँ पे इसका वो बताना है आपको, इसका जो है गाइज बताएंगे आप लोग, क्या बोलते हैं यार, क्वेश्चन टैग, सॉरी, यहाँ क्वेश्चन टैग क्या होगा इसका? डू वी, डिड वी। तो यहाँ पे देखिएगा इस पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है तो बी ऑप्शन पे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डिड वी, ठीक है। और एक बात याद रखें, जहाँ पर नन आया हुआ है नेगेटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव होगा क्वेश्चन टैग, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन टैग जो है वो निगेटिव हो जाएगा, राइट। चलिए, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी देखते हैं, चलेंगे क्या, इस तरीके से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव नहीं होगा। लेट्स अगर आया हुआ है तो वहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे हम लोग कर देंगे क्या, शैल वी कर देंगे इसको, ठीक है। क्या कर देंगे यहाँ पे? शैल वी होगा, ना कैन वी, ना शुड वी, ना मे वी, शैल वी होगा ना। चलेंगे क्या, इस तरीके से। जी विल्सन नाइट्स द व्हील ऑफ फायर इज़ अ कलेक्शन एसेज। तो जो इनका क्या कहते हैं, जी विल्सन नाइट का जो व्हील ऑफ फायर आपको पता है वर्क, वो क्या है, किस चीज़ का कलेक्शन है वो, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, शेक्सपियर्स प्लेज। तो यही जो पहला ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनका ये कलेक्शन है, ओके। चलिए, तो इसकी जो बात करें ये कब आया था, 1949, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वर्क है इसलिए मुझे इसका टाइम भी बताना पड़ेगा आपको। 1949 में आया था। कभी कभार जो है टाइम भी पूछ लिया जाता है, डेट्स वगैरह, तो ये हमें पता होना चाहिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, हु कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एन इंडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। तो ये किसने कहा था हैमलेट के बारे में? तो गाइज इसका आंसर होगा अब्राहम राइट, ओके। अब्राहम राइट ने कहा था ये हैमलेट के बारे में, और इंडिफरेंट प्ले बताया था उसको, लाइन्स बट मीन इसके लिए बोला था उन्होंने, ठीक है। चलिए, AC ब्रैडली शेक्सपियर इन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ लेक्चर्स। कितने लेक्चर को कंसिस्ट करती है AC ब्रैडली की शेक्सपियर इन कॉमेडी? आपको पता है 1904 में आई थी, व्हील ऑफ फायर 1949 में, और ये आपकी आई थी 1904 में। एक सेकेंड गाइज, ये थोड़ा
हाँ अब ठीक है। हाँ ये हो गया था हमारा। कितने लेक्चर्स है इसमें टोटल ये आपको बताना है। तो गाइज यहाँ पे बात करेंगे 10 लेक्चर्स की हम लोग, ठीक है। डी ऑप्शन जो है हमारा आंसर होगा। और ये 1904 में आया था, 1904 में आया था। इंपॉर्टेंट वर्क है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। जो ये एसी ब्रेडले हैं, जी विल्सन नाइट हैं, ये सब जो है क्रिटिक रहे हैं शेक्सपियर के। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन अपीयर्स इन। फॉरेस्ट जो अर्डन है वो कहाँ पे अपीयर होता है? तो गाइज ये होता है हमारा टी.एस. इलियट में, जो कि 1599 सॉरी एज यू लाइक इट में। डी ऑप्शन पे जाएंगे। और ये आया था हमारा किस दौरान आया था? आई थिंक ये आया था गाइज 1599 के दौरान। ओके 1599 में हम इसका टाइम पीरियड मान सकते हैं। और फॉरेस्ट ऑफ अर्डन का जी जो है इसी में होता है। और इसी में जो है एडम का रोल किया है खुद विलियम शेक्सपियर ने। ओके हु ऑथर्ड द लॉन्ग एसे कमेंटिंग ऑन द पोटर सीन इन मैकबेथ। किसने ऑथर्ड किया है, कमेंट किया है, कमेंटिंग करते हुए कि पोटर सीन पे किसने ऑथरिंग की है यहाँ पर, और इन मैकबेथ का जो पोटर सीन है उसमें ये बताया। थर्ड किस में है? एक्ट शायद एक्ट 3 में है पोटर सीन। तो यहाँ पे बात करते हैं, हम पोटर सीन की बात नहीं करें, हम फिलहाल कर रहे हैं यहाँ पे कि किसने कहा है। तो गाइज यहाँ पे जो है हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी कि थॉमस डे क्विंसी जो थे उन्होंने बात की थी। तो ये जो हमारा वर्क है पोटर सीन मैकबेथ, ये हमारा 1823 के फर्स्ट फोलियो में आया था, लंदन में जो एडिशन हुआ था सबसे पहले। और चलिए और क्या खास है इसके बारे में जो बता सकती हूँ। हाँ ओके चलिए, हाँ चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम वॉज। सबसे वर्ड्सवर्थ की जो इंपॉर्टेंट पोएम है उसका एक टाइटल है अ पोएम ऑन द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल माइंड। तो ये किसका ओरिजिनल टाइटल है ना? बाद में उसको चेंज कर दिया गया, पहले ओरिजिनल जो टाइटल है वो किस पोएम का है ये। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आंसर देंगे सीधा सा। कौन सा आंसर दे रहे हैं आप लोग? तो मेरे हिसाब से ये कौन सा हो जाना चाहिए गाइज? ये होना चाहिए आपका प्रील्यूड। ओके कौन सा होना चाहिए आपका? प्रील्यूड होना चाहिए ना, बिल्कुल प्रील्यूड होना चाहिए मेरे हिसाब से। और यही है, प्रील्यूड ही है, ठीक है। चलिए कब आया था? 1850 में पब्लिश हुआ था ये पोएट्स, ये जो इसका फुल टाइटल है 14 बुक्स में प्रील्यूड आया था और 1850 में ये पब्लिश कराया गया था, ठीक है। 1799 में लिखना शुरू हुआ था, 1805 में पूरा हो गया था। और लेकिन जो इनकी डेथ के बाद जो है पोस्टहुमसली पब्लिश हुआ था, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने इसको पब्लिश कराया था। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग इमेजिनेशन क्या है? रीजन इन हर मोस्ट एक्साल्टेड मूड, नोबल लिविंग एंड अ नोबल डीड, टायरनी, या फिर द वल्गर फॉर्म ऑफ प्रेजेंट माइंड। तो क्या है यहाँ पर, इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइस जिसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन है, नॉन लिविंग एंड द नोबल डीड। इसी को इमेजिनेशन कहेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसको अरेंज करना है। इसमें यह भी बताना है कि किसने जो है कॉइन किया है, कौन से टाइटल को, टर्म को किसने कॉइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से इसमें से बन जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी की। तो गाइज ये जो है टी.एस. इलियट, किसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे? टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट ने इसको कॉइन किया था। और अपने जो मेटाफिजिकल पोएट्स नाम का इनका एक वर्क था 1921 में, ठीक है। डेट पता चलेंगी तभी तो हम लोग इनको अरेंज कर पाएंगे। अनरिलायबल नरेटर की बात करें तो ये जो है इस वेन सी बूथ, इसका नाम इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन याद रखें आप लोग, वेन सी बूथ ने इसको किया था 1961 में। ओके 1961 में किया था वेंसी बूथ ने, ओके, रिटेरिवो फिक्शन नाम की अपनी बुक में। इसके बाद बात करते हैं थिएटर ऑफ क्रुएल्टी। इसका पता है आपको कि इसके जो है एंटोनियम अटोड हैं, नाम सुने आप। और जो डेट्स हैं वो मैं इसकी बता रही हूँ, 1931 से लेके 36 के दौरान जो है ये टाइम पीरियड इसका था। इसके बाद बात करते हैं, कौन सा रह गया? हाँ, इगोटिस्टिकल सबलाइम। ये जॉन कीट्स का है, आप सबको पता है कि जॉन कीट्स का है। और यहाँ पे गाइज नेम ज़्यादा मैं लिख नहीं पाऊँगी, इसलिए सिर्फ सुन लीजिए आप। जो अपने भाई को इन्होंने लिखा था और इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है गाइज? 1818, ओके 1818। तो देख लीजिए सबसे पहले किसकी बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो यही आ रहा है अपना इगोटिस्टिक सबलाइम, है ना। तो किस ऑप्शन पे जा रहे हैं आप लोग? सबसे पहले इगोटिस्टिकल सबलाइम आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हमारा पहले नंबर पे इगोटिस्टिकल सबलाइम। इसके बाद बात कर रहे हैं 21 की, यानी कि 21 में कौन सा वर्क आया था?
ये आया था आपका अनरिलायबल नरेटर, है ना, नहीं सॉरी, ये आया था डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, इसके बाद 61 है तो ये पहले आ जाएगा क्रुअल्टी ऑफ थिएटर, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, चौथे नंबर पे जो है हमारा अनरिलायबल नरेटर आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो थैंक यू सो मच गाइज। आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।